हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यदि आप सीटेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। प्यारे दोस्तों, हम लोग सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको हल कर रहे हैं। ठीक है, और यह हमारी वीडियो नंबर 21 रहेगी, यानी कि ये हम जो क्वेश्चन पेपर है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन पेपर हम हल कर रहे हैं। ओके, और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 19 जनवरी 2023 को, समझिए 19 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी पेपर सेकंड, ये उसी के सीडीपी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हिला देने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत डीप क्वेश्चंस को समझना होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमारे क्लासेस की क्या विशेषता है, हमारी वीडियोस आपको क्यों देखनी चाहिए? हमारी वीडियोस आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, और क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है, जो कठिन शब्द हैं उनको भी हम विधिवत तरीके से समझा देते हैं। जब आप शब्दों का मतलब समझ पाएंगे, क्वेश्चन का मतलब समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, तो फिर आप आंसर अपने आप टिक कर लेंगे, आंसर अपने आप फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये 30 में 30 लाना बहुत आसान हो जाएगा यदि आप हमारी वीडियो से, हमारी क्लासेस से जुड़े रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, यानी कि विकास की, डेवलपमेंट की, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसकी एक विशेषता है क्या? अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान। किस स्टेज में बालक अमूर्त सोच, यानी कि उसके अंदर वो कल्पनाओं में खो जाता है? कब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है? खुद की पहचान बनाने के बारे में सोचने लगता है कि यार अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, लोग मुझे भी जाने, मुझे भी पहचाने, मेरी भी वैल्यू हो, मेरी भी इज्जत हो। किस अवस्था में? क्या शैशवावस्था में ऐसा होता है? नहीं, शैशवावस्था 0 से 5 साल की अवस्था है, यहाँ पे बच्चे के अंदर ये चीजें नहीं आती। कब आती हैं? क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में आती हैं, जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है, या मध्य बाल्यावस्था में जब बच्चा 8 से 10 साल का होता है, या किशोरावस्था में जब बालक 12 से 18 वर्ष का हो रहा होता है? डियर फ्रेंड, बच्चे के अंदर अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है। यहाँ पे बच्चा चाहता है कि मेरी अपनी भी कोई पहचान बने, है ना, और जैसे सोचता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूं तो भविष्य में क्या होगा, इस तरीके से वो कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है। मैं कौन हूं, मुझे लाइफ में क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अपना कुछ करना है ना, और सोसाइटी में न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर कब आती हैं? जब बालक एडोलसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त सोच है, इसका डेवलपमेंट तब होता है जब बालक तर्क करने लगता है, इमेजिनेशन उसके अंदर आ जाती है ना, और प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत वगैरह हैं, उनके बारे में सोचने लगता है। और ये क्षमता आती कब है? एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और हाँ, लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है? गलत। ठीक है, सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। विकास एक खास क्रम अनुसार चलता है। जी बिल्कुल, हमने हर वीडियो में बताया है, हर क्लास में, कि विकास क्या है? एक सीक्वेंस है, एक क्रम से ही चलेगा, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। जैसे बालक पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ को संभालना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है ना, और फिर घुटनों के बल रेंगना सीखता है, फिर खड़े होकर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। अगर इसी को हम भाषा के बारे में बात करें तो जैसे पहले बच्चे के मुंह से जो है खिलखिला करके हंसने लगता है, फिर वो पा, बा, मा, दा ऐसी आवाजें निकालता है। स्कूल भेजो तो पहले वर्णमाला छोटा बड़ा सीखता है, फिर 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले, फिर बड़ा की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंस में ही बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं कि पहले दौड़ना शुरू करे फिर बैठना सीखे, या पहले 4 अक्षर के शब्द सीख जाए बाद में 2 अक्षर के सीखे। तो एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है,
कौन सा नहीं है विकास के बारे में, सही कौन सा नहीं है? विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। जी हाँ, लेकिन अब यहां पे समझिए विभेदन क्या होता है, एकीकरण क्या होता है। जब आप विभेदन और एकीकरण को समझ पाएंगे तभी आप इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन अगर मिलेगा तो उसको हल कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट है पहले जनरली होता है, सामान्य रूप में शुरू होता है, फिर वो विशेष रूप में बदल जाता है और लास्ट में सारी एक्टिविटीज मिलकर के एक साथ काम करती हैं। अब एक एक वर्ड को समझो, जैसे विभेदन जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंटिएशन। मतलब शुरुआत में हमारे बॉडी के पार्ट्स या हमारे शरीर की जो एक्टिविटी है वो सामान्य रूप से होती है, लेकिन बाद में वो विशेष हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज पकड़ाओ, है ना, तो पहले पूरा हाथ हिलाएगा, पूरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, जो कि सामान्य क्रिया हो गई। पहले बच्चे को कोई चीज पकड़ने के लिए दो तो पूरे हाथ से उसको पकड़ेगा, जो कि सामान्य क्रिया हो गई। फिर धीरे धीरे वो सीख पाएगा कि इसके लिए मुझे पूरा हाथ का यूज नहीं करना है, उंगलियों का यूज करना है, फिंगर्स का यूज करना है, जो कि विशेष क्रिया हो गई। ठीक है, तो यानी सामान्य से विशेष की तरफ बच्चा बढ़ेगा तो विभेदन कहलाएगा। इसकी मैंने इमेज भी नीचे लगाई है, देखिए ये विभेदन है। पहले बच्चे को, छोटा बच्चा है, पेंसिल पकड़ने के लिए दीजिए आप, तो पूरे हाथ से 5 उंगलियों से पेंसिल को पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा, है ना। जब पूरे हाथ से पेंसिल को पकड़ रहा है तो ये सामान्य क्रिया हो गई। क्या होगा, ये सामान्य क्रिया। लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि इसके लिए मुझे पूरे हाथ या 5 उंगलियों का यूज नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक 3 उंगलियों का ही यूज करके पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे नीचे पकड़ना है। ये विशेष क्रिया हो गई। तो डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, ये सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है, जिसको हम विभेदन कहते हैं, इसको हम विभेदन कहते हैं। फिर अब जैसे अगला पॉइंट यहां पे आता है, उसके बाद एकीकरण क्या होता है, एकीकरण इंटीग्रेशन। मतलब जब शरीर के अलग अलग पार्ट या अलग अलग एक्टिविटीज मिलकर के एक साथ काम करने लगती हैं, है ना। जैसे इसको भी मैंने इमेज के माध्यम से समझाया है, मिलकर के काम कैसे करते हैं। जैसे पहले क्या होता है, बच्चे को अगर बॉल पकड़नी है तो बच्चा देखता कहीं है, हाथ उसके कहीं होते हैं, दिमाग कहीं होता है और बॉल को पकड़ नहीं पाता, है ना। लेकिन ये पकड़ कब पाएगा, जब सारी चीजें एक साथ मिलकर के काम करेंगी, हमारे सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे पहले बॉल पकड़ने के लिए दो तो उसे पता नहीं होता कितनी दूर बॉल है, मैं इसको पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा, कहीं हाथ है कहीं देख रहा है ना, दिमाग कहीं और है। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ बच्चा सीख जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी आंखें देखिए कहीं और हैं, हाथ कहीं और हैं, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बच्चा सीख गया, दिमाग में क्या है कि मुझे बॉल पकड़नी है ना। दिमाग में क्या उसने इमेजिनेशन बनाई है, बॉल पकड़नी है, आंखें भी बॉल पर हैं, हाथ भी पूरी तरीके से बॉल पर हैं, दिमाग में भी बॉल को पकड़ने की छवि बनी हुई है, तब ये बॉल को पकड़ पाता है। यानी कि जब हम सारे पार्ट्स को मिलकर के एक साथ प्रयोग करेंगे वो एकीकरण होगा, वो इंटीग्रेशन होगा, है ना। आंखें गेंद को देख रही हैं और दिमाग दूरी का अंदाजा लगा रहा है, बॉल अभी कितनी दूर है, हाथ आगे बढ़कर के गेंद पकड़ते हैं। यानी कि आंखें दिमाग हाथ मिलकर एक ही काम करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। तो शरीर के अलग अलग पार्ट्स या एक्टिविटीज को मिलजुल करके एक उद्देश्यपूर्ण काम करना होता है, इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डेवलपमेंट विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। बात क्लियर? वेरी गुड। विकास पैर से सिर, नहीं गलत बोल रहे हो भाई, पैर से सिर की तरफ नहीं जाता, सिर से पैर की तरफ जाता है, ये यहाँ पे गलत हो गया, है ना। विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड टू टो या फिर सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, जी बिल्कुल ये बात सही है। विकास हमारा कहाँ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं सिद्धांत, है ना। यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहरी जो भाग है वहां तक जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से आउटर पार्ट्स की तरफ जाएगा। और जैसे अगर मान लीजिए आपका सेंटर में क्या है, आपका सेंटर हमारा जैसे चेस्ट है, तो सेंटर में पहले चेस्ट डेवलप होगा, हमारे कंधे डेवलप होंगे, फिर बाहें, फिर हाथ और सबसे लास्ट में फिंगर्स डेवलप होंगी। ठीक है, यानी विकास जो डेवलपमेंट है वो चेस्ट यानी सेंटर से शुरू होकर के हथेलियों और उंगलियों यानी आउटर की ओर बढ़ेगा। ठीक
ठीक है, ये बात क्लियर है, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो आपने समझ ही लिया। अगला प्रश्न लीजिए भाई, क्या कहता है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या रीजन है? ये जो हम सब में जो अंतर दिखाई देता है, हम सब एक दूसरे से भिन्न है, रुचि क्षमता योग्यता में भिन्न है ना, और तो इसके पीछे के रीजन क्या है? केवल वंशानुगत गुण, यानी कि जो हमें अपने पेरेंट्स से जो गुण मिले हैं, क्या बस वही एक रीजन है, इसीलिए हम एक दूसरे से भिन्न है, रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई सांवला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है ना? ये सब अंतर किसकी वजह से होते हैं? केवल वंशानुगत होते हैं? नहीं, जेनेटिक मेकअप नहीं होता, ओनली जेनेटिक मेकअप नहीं होता। या फिर केवल लालन पालन का फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये जो हम सब में अंतर दिखाई देता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आनुवंशिकता, यानी कि जो गुण आप अपने पेरेंट्स से लेकर के आए हैं वो गुण, प्लस जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, आपका लालन पालन, आपका पालन पोषण कैसा हो रहा है, खान पान कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी मिल रही है, इन सारी चीजों का मिश्रण होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण हमें एक विशेष व्यक्ति बनाता है। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से सिंगिंग का टैलेंट लेकर के आया है। सर, किसका टैलेंट? सिंगिंग का टैलेंट, यानी कि गाना बहुत अच्छा गाता है, ये उसका वंशानुगत हो गया। सिंगिंग का टैलेंट लेकर पैदा होना वंशानुगत है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने के लिए सही माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको सिंगिंग की क्लासेस लेनी होंगी, जो सिंगिंग के बड़े बड़े स्टार हैं उनके साथ रहना होगा, तब वो प्रतिभा उसकी निखर करके आएगी। फिर वो एक जो सिंगर बनेगा, उसके पीछे क्या होगा? आनुवंशिकता प्लस एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इसका जटिल परिणाम है। केवल भौतिक परिवेश का मतलब आपका घर, स्कूल, फ्रेंड सर्कल, ये सब चीजें नहीं, केवल ये चीजें नहीं, इसके साथ साथ भौतिक परिवेश के साथ साथ आपका जेनेटिक भी होना चाहिए। दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, समाजीकरण एक सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण क्या है? एक रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, यानी कि बिल्कुल सीधी एक रेखा में चलता है? नहीं, ये गलत है। समाजीकरण एक रैखिक और निश्चित प्रक्रिया नहीं है ना? इसका रैखिक का मतलब ये, इन्होंने ये कह दिया कि जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, वो एक बार में ही पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये रैखिक प्रक्रिया नहीं है, समाजीकरण एक बार में ही पूरा नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलता है। हमारी उम्र के हिसाब से सिचुएशंस, कंडीशंस और हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ बदलता रहता है समाजीकरण, है ना? जैसे मान लीजिए हम छोटे थे तो हम सब पर खूब आंख बंद करके विश्वास करते थे, सबसे मिलते जुलते थे, बड़े प्यार से खूब दोस्त बनाते थे। आज हम बड़े हो गए, उम्र के हिसाब से सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए आज हम समझ गए कि समाज इतना भी विश्वास करने के लायक नहीं है कि जैसे हम बचपन में आंख बंद करके सब पर भरोसा करते थे, है ना, वो हम आज नहीं करते, है ना? सबके साथ खूब ओपनली रहते थे, जो मन में आया बोलते थे, या अपनी सारी बातें दूसरों को शेयर करते थे, वो आज हम लोग नहीं करते। क्यों? आज हम लोग समझदार हो गए हैं उम्र के साथ, है ना, अनुभव के साथ, है ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया। तो ये चीजें उम्र के साथ और समय के साथ बदलती रहती हैं, है ना? जैसे बचपन में क्या था, ये परिवार के माध्यम से हमने बोलना, चलना, खाना पीना, बड़ों का आदर करना सीख लिया, है ना, तो वो क्या है, परिवार हो गया। स्कूल हम गए तो वहाँ हमें स्कूल में अनुशासन, सहयोग, कंपटीशन, ग्रुप वर्क सिखाया गया, है ना, जो कि थोड़ा परिवार से अलग हो गया। समाजीकरण का तरीका जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो बदल गया। फिर वही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचा, ठीक है, जब किशोरावस्था में पहुंचा तो वहाँ पे उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ा, सोशल मीडिया का यूज किया, उसने समाज को देखा, अपने किसी रोल मॉडल को चुना, उसके हिसाब से चलने लगा, तो अब यहाँ और अपनी पहचान बनाने लग गया, तो यहाँ पे उसके सोचने का प्रोसेस बदल गया, अब उसका और समाजीकरण बढ़ गया, ठीक है। और जब वो अडल्ट हो गया, ठीक है, तो उसने नौकरी की, विवाह किया, बच्चे हुए, उसकी जिम्मेदारी आई, अब उसका जो है उसके व्यवहार में फिर से परिवर्तन आया। तो ये समाजीकरण जो है वो एक रैखिक नहीं होता, ये जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण कोई एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर और बदलती हुई प्रक्रिया है, ठीक है। समझ आई बात? आपने समझ लिया कि समाजीकरण रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर उम्र में नया रूप ले लेता है, हमारे अनुभव और जो हमारी परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार बदलता है, और समाज
के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसी के साथ ये डेवलप भी होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ठीक है, सरल और एक आयामी प्रक्रिया है। क्या ये सरल है, एक आयामी है? नहीं, ये भी गलत बात है, सरल नहीं है, क्योंकि वास्तव में समाजीकरण जो है बहुत जटिल है और ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया। सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाजीकरण सिर्फ एक बार या एक जगह नहीं होता, ये हर उम्र हमारे अनुभव और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे परिवार में बच्चा है ना, तो परिवार से प्यार से बोलना सीखता है, फिर स्कूल में अनुशासन और नियम सीखता है, फ्रेंड से अपना हंसना खेलना और समाज के साथ कैसे व्यवहार करना सीखता है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया आती है या बड़ा होता है किशोरावस्था में, तो टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से नए विचार, नई लाइफस्टाइल सीखता है। यानी कि सीखने के बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत जगह से वो सीखता है। इसलिए सीखना यूनिडायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल होता है, सरल नहीं, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, जटिल है और बहुआयामी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम कहें कि एक आयामी नहीं, हमने कह दिया ये एक आयामी नहीं है। एक आयामी क्यों नहीं है? एक आयामी का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन या एक ही सोर्स से सीखना, लेकिन समाजीकरण तो कई जगह से हमें सिखाता है, परिवार से, स्कूल से, फ्रेंड से, समाज से, मीडिया से, हर जगह से हम सीख रहे हैं, इसलिए बहुआयामी हो जाएगा ये। ठीक है, तो समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब कहता है अनम्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए, अनम्य रिजिड कठोर नहीं है, बल्कि समय और समाज के अनुसार ये बदलता रहता है। ठीक है, हाँ सार्वभौमिक तो है, समाजीकरण जो है ये सार्वभौमिक तो है क्योंकि हर समाज में होता है, लेकिन रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, समय और अनुभव परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बस जो समाजीकरण है वो जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। हमने थ्योरी ज़्यादा समझा दी, और तो मुझे लगता है थोड़ा कंसंट्रेट करके आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको विधिवत तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लंबा हम खींच देते हैं। जीन पियाजे ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया जीन पियाजे ने? बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। क्या ये सुझाव दिया? बिल्कुल सही बात है, ये सुझाव उन्होंने दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे जो हैं वो अपने अनुभव और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से दुनिया को अलग तरीके से समझते हैं। उनकी सोच का जो तरीका है वो बड़ों से अलग होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा विकास को सुगम बनाती है, ये बात वाइगोत्स्की करेंगे, जीन पियाजे नहीं करेंगे। ये वाइगोत्स्की का पॉइंट है, इसलिए कट जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। नहीं सर, मात्रात्मक नहीं होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। गुणात्मक रूप से यानी कि क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है, मात्रात्मक नहीं। मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि बच्चे बड़ों के जैसा ही सीखते हैं लेकिन मात्रा में कम सीखते हैं, सोचते हैं। बच्चे की सोच है तो बड़ों जैसी, बच्चों की सोच है तो बड़ों जैसी लेकिन कम सोचते हैं। लेकिन मात्रात्मक का मतलब यही हुआ कि बच्चे जो सोच रहे हैं बड़ों जैसे ही सोच रहे हैं लेकिन कम सोच रहे हैं थोड़ा। ये बात गलत है, क्योंकि बच्चे बड़ों जैसा सोचते ही नहीं हैं, बल्कि उनसे अलग सोचते हैं। जो बच्चे हैं वो बड़ों से अलग सोचते हैं। मात्रात्मक का मतलब यही हुआ कि क्वालिटी में डिफरेंट होता है ना। पियाजे ने कहा कि बच्चों की सोच मात्रा यानी कि क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी से अलग होती, क्वालिटी में अलग होती, यानी वे चीज़ों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ना कि समझ कम नहीं रखते वो। गुणात्मक रूप से भिन्न का मतलब होता है कि सोचने का तरीका अलग हो गया, ना कि सोच की मात्रा या लेवल में फर्क है। यानी बच्चा कम नहीं सोचता बल्कि अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, एक और अंतर बताऊं थोड़ा सा, देखिए। मात्रात्मक अंतर का मतलब होता है सोच एक जैसी है, बड़ों जैसी, लेकिन मात्रा कम ज्यादा है। गुणात्मक अंतर जो कि बच्चों के अंदर होता है, इसका मतलब कि सोचने का तरीका और पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण अलग होता है। तो पियाजे ने क्या कहा कि बच्चों की सोच मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होगी, इसलिए यह भी गलत है। बच्चे के खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो अब जैसे ये कह रहा है कि नासमझ होते हैं, ये जो विचार है वो जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का ये थॉट है। और ये बात पियाजे कहते ही नहीं है, क्योंकि पियाजे ने कहा कि बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक हैं और बच्चे जन्म से ही एक्टिव लर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये भी कट जाएगा। बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं, सीखते हैं, ये बात पियाजे ने कही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, निम्न में से
किस युग्म का मिलान सही है? शिशु अवस्था 6 से 11 वर्ष की होती है? नहीं, गलत हो, क्योंकि शिशु अवस्था शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होती है। ओके, क्लियर है। माध्यमिक बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष होती है, 8 से 10 वर्ष होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक, बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे की ये लास्ट स्टेज, जो 4 स्टेज उन्होंने बताई है जीन पियाजे ने, ये चौथी स्टेज है जहां बच्चा 11 से 15 वर्ष का होता है। बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पे आती है बच्चे के अंदर, है ना। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच यहाँ पे बच्चे के अंदर आती है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक, ये बात सही है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है वो हमारा संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ओके, तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज बर्थ से नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा होता संवेदी पेशी अवस्था तब ये सही होता, इसलिए ये भी गलत है। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। कहते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? आपको मैंने पहले ही बताया था, इनकी आलोचना किसने की थी कोहलबर्ग की? कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन ने जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। क्या कहकर कि भैया तुमने सिर्फ पुरुषों के विचार जाने, महिलाओं के विचार तुमने नहीं जाने। जो न्याय और जो तुमने ये नैतिकता की बात की, न्याय की बात की, इसमें तुमने सिर्फ पुरुषों की बात को जाना, महिलाओं को तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि महिलाओं की सोच, महिलाओं की नैतिकता, न्याय अलग होता है पुरुषों से। क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, उनके अंदर ममता होती है, बच्चों की देखभाल करती हैं, पूरे घर को जोड़ करके रखती हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं, उसके आधार पर वो नैतिक निर्णय देती हैं। पुरुषों के अंदर थोड़ा कठोरता होती है, तो वो अपने हिसाब से नैतिक निर्णय लेते हैं, और जो लेडीज होती हैं उनके अंदर अलग तरह की नैतिकता होती है। तो तुमने इसमें महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया, ये कह करके कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना की थी। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, ये गलत है। इन्होंने 3 लेवल 6 चरण बताए हैं, 3 लेवल 6 चरण बताए हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि ये चरणों को नहीं बताता, गलत है। ठीक है, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ये बात क्या है? ये बात सही है, क्योंकि कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः जो वेस्टर्न सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो मेल जो प्रतिभागी या पार्टिसिपेट थे उन पर बेस्ड था। उन्होंने कल्चर और जेंडर के प्रभाव को पूरा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने आलोचना की कि कोहलबर्ग ने केवल पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से नैतिकता को मापा है, जबकि महिलाएं देखभाल यानी कि केयर और संबंध यानी कि रिलेशनशिप के बेस पे नैतिक निर्णय लेती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसी को लेकर के उन्होंने आलोचना की थी। यह प्राकृतिक स्थितियों में, प्राकृतिक स्थितियां मतलब यानी बच्चे अपने सामान्य माहौल जैसे घर, स्कूल, खेल का मैदान हो गया, उसमें कैसे व्यवहार करते हैं। सामान्य प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग किया। नहीं, इन्होंने बच्चे की स्थितियों को अवलोकन नहीं किया। प्राकृतिक स्थितियां कि बच्चे घर में कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे रह रहे हैं, प्लेग्राउंड में कैसे खेल रहे हैं, बच्चों के बीच रह करके इन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि सहभागी अवलोकन यानी कि बच्चों के बीच रहे, उसके बाद उन्होंने सिद्धांत दिया। नहीं, इन्होंने बच्चों के सामने मोरल डिलेमाज रखी, बच्चों के सामने नैतिक कहानियां रखी, जिसमें हिंज की कहानी पे फेमस है ना, जिसमें यदि वो दवाई चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा चोरी तो उसकी वाइफ मर जाएगी, ऐसी कहानियां रखी। इन्होंने कहा कि यदि आपका मित्र डूब रहा है, आप किनारे पर खड़े हैं, तो वहां पे आपकी क्या कर्तव्य होगा आपका, ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट की। तो उसके माध्यम से फिर इन्होंने सिद्धांत को बनाया। तो ये भी बात गलत है, बच्चों के बीच रहकर के इन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है, गलत है, क्योंकि एक फिक्स्ड ऑर्डर देता है, बच्चे हर चरण में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 6 चरण दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लेवागोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था भाई लेवागोत्स्की का? बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है
वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। नहीं नहीं, बच्चे के बाद साथ अगर पैसिव लगा है तो ऑप्शन कट जाएगा, यदि क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है तो। ठीक है, वाइगोस्की ने बच्चों को पैसिव नहीं कहा है प्यारे, एक्टिव कहा है कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, एक्टिव रह करके, सक्रिय रह करके ही सीखेगा। वो नकल नहीं करते बल्कि सोचकर समझ करके सीखते हैं। इसलिए पुनरुत्पादन यानी कि वो अपने जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बच्चा सोच करके समझ करके सीखता है, एक्टिव होकर के सीखता है। बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये बात वाइगोत्स्की ने कही है कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से, उसके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, साथी हो गए, सीनियर है ना, उनके माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, चलिए, वे बच्चे उद्दीपन और प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। ये बात तो व्यवहारवादी कहेंगे, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये विचार उनसे संबंधित है। जैसे बीएफ स्किनर हो गए, वाटसन हो गए, जो कहते हैं कि बच्चा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के पैटर्न से सीखता है। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की का पॉइंट नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम दिए जाते हैं। ये जो थॉट है ये स्किनर का जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वहाँ से जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की ने जो इनाम है, रिवार्ड्स है, उनकी बात नहीं की है। वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना इनाम या दंड से नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और लोगों के बीच रह करके, उनसे डिस्कशन करके, डिबेट्स करके, वार्तालाप करके ही सीखा जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं और बड़ों की सहायता से अपनी समझ खुद निर्मित करते हैं, क्रिएट करते हैं। कुल मिलाकर के ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है, ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे डैश मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? भाषा को, कैलेंडर को, कैलकुलेटर को या मोबाइल को? बताइए किसको वाइगोत्स्की ने इंपॉर्टेंस दिया है? तो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो एज अ टूल काम करती है, एज अ उपकरण काम करती है। आई बात समझ में? भाषा व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे एक अहम साइकोलॉजिकल टूल है, मनोवैज्ञानिक उपकरण है। भाषा के माध्यम से ही बालक सोचता है, दूसरों से बातचीत करता है और जो भी उसके अनुभव हैं उनको दूसरे के सामने रखता है। और इन्होंने भाषा और विचार को बहुत महत्व दिया है, भाषा और विचार को बहुत महत्व दिया है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है, फिर विचार आएगा, है ना। बच्चा यानी कि सोच और भाषा, हमारे विचार और भाषा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बच्चा बात करते हुए, बोलते हुए अपने विचार बनाता भी है और दूसरे के सामने रखता भी है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है, कैलेंडर होगा नहीं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक उपकरण नहीं है, ये कैसा है? ये भौतिक उपकरण है। ठीक है, कैलकुलेटर भौतिक उपकरण है, मोबाइल भौतिक उपकरण है। भाषा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात यहाँ पे होगी। क्या बात होगी देखिएगा। कहता है बच्चों का सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। नहीं, ये बात जो है प्रगतिशील कक्षा की है ही नहीं। ये व्यवहारवादियों का पॉइंट है जो कहते हैं कि जहाँ सिखाने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारवादी ये बात कहेंगे। प्रगतिशील कक्षा में ये बात नहीं होगी। प्रगतिशील कक्षा में तो जो सीखना है वो स्वाभाविक होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और बच्चा सहयोग करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कट जाएगा हमारा। अगला पॉइंट, बच्चों को सख्त निगरानी। नहीं, स्ट्रिक्ट वॉच यानी कि बच्चों को बहुत सख्त निगरानी में रखना, अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। नहीं, हम बच्चों को सख्त निगरानी नहीं रखेंगे, बच्चे को फ्रीडम देंगे। सर क्या करेंगे? प्रगतिशील शिक्षा कहती है बच्चों को फ्रीडम दो, स्वतंत्रता चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, सोचने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए फ्रीडम चाहिए उनको, है ना। सख्त निगरानी हम नहीं रख सकते, है ना। और सख्त की जगह फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उनको, लचीलापन चाहिए। बच्चा जैसा चाह रहा है, जो चाह रहा है उसके हिसाब से पढ़ाओ, है ना। अनम्य पाठचर्या, रिजिड नहीं चाहिए हमको, फ्लेक्सिबल चाहिए। रिजिड पाठचर्या का मतलब कठोर पाठचर्या, पढ़ना यही पड़ेगा चाहे तुम्हारे समझ में आए या ना आए।
ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल अपनाएंगे, लचीला अपनाएंगे। जो बच्चा धीमा सीखने वाला है उसको उसके हिसाब से सिखाओ, एवरेज बच्चे को उसके हिसाब से पाठ्यक्रम दो, प्रतिभाशाली बच्चे को उसके हिसाब से पाठ्यक्रम चाहिए, है ना। तो ये चीजें निगेटिव हैं। कठोर कभी नहीं होंगे, बच्चे के साथ कठोर हम कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। और अनम्य नहीं, रिजिड की जगह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सीखने को सुसाधित करने के लिए यानी कि लर्निंग को प्रमोट करने के लिए वेधन और अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। ये फिर से वही बात है, रट्टाफिकेशन की बात है, और इसमें भी व्यवहारवादियों की ही ये तकनीक है जहां रिपीट एंड प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जबकि प्रगतिशील शिक्षा में जो लर्निंग है वो बच्चे की सोच, उसके एक्सपीरियंसेस और दूसरों के साथ सहयोग, डिस्कशन, डिबेट्स के माध्यम से होता है। ये भी कट जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद सीखने का आधार होते हैं। ये पॉइंट है हमारा प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जो चीज आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रहे हो, वो चीज बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव भी आप करा सकते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के लैब में ले जा करके वो चीजें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर भूगोल पढ़ा रहे हो तो उसमें आप बच्चों को प्रत्यक्ष चीजें ले जाकर के दिखा सकते हो। नदी, पहाड़, झरने, तालाब अगर पढ़ा रहे हो तो वो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को आप करा सकते हो, ठीक है। संवाद जिसको हम कहते हैं डिस्कशन, यानी विचार विमर्श, अपने विचार दूसरों के सामने रखना, दूसरों के विचार सुनना, समझना, बातचीत करना, ग्रुप डिस्कशन हो गया। ये सीखने के लिए विचारों का आपसी आदान प्रदान होता है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, सीखना अनुभव से होता है, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग होता है। बच्चा संवाद करके सीखता है, सहयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? हावर्ड गार्डनर ने मुख्यतः 8 प्रकार की बुद्धि दी, अब तो 10-12 हो गई हैं, हालांकि 8 ही एनसीईआरटी में इंक्लूड हैं, उन्हीं को समझिए। जिसमें उन्होंने जो है कि 8 प्रकार की बुद्धि में क्या बताया हावर्ड गार्डनर ने, तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो हो, जिसके अंदर लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, वो लोग जैसे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं, अपने गुणों को पहचानते हैं, वो ये ऑप्शन नहीं है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, जिसके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, वो अपने शरीर पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे प्लेयर्स हो गए, खिलाड़ी हो गए, क्रिकेट में देखते हैं कि प्लेयर्स कैसे फील्डिंग करते हुए उड़ करके बॉल को पकड़ के नीचे गिर जाते हैं। हम लोग अगर गिर जाएं तो हमारी हड्डियां बिखर जाएं, लेकिन उनका बाल बांका नहीं होता, क्योंकि उनका अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है। और दूसरी बात, जो डांसर होते हैं कैसे अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं, है ना, वो क्या है, उनका अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है, उनके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। एक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इन सब के अंदर ये चीज पाई जाती है। हाँ, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाता है ना, गहराई से समझ पाता है, अपने गुणों को पहचान पाता है। ऐसे ये बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होती है, उसको खुद को समझने की क्षमता, सेल्फ अवेयरनेस होती है उसके अंदर। ऐसे लोग अपनी भावनाओं, अपने विचार, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को गहराई से समझते हैं, वो आत्मचिंतन कर पाते हैं, अपने जो उनके अंदर की दुनिया है, जिसको इनर वर्ल्ड कहा जाता है, उसको समझ पाते हैं। जैसे दार्शनिक हो गए, लेखक हो गए, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्होंने बताया था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब जिसमें हम दूसरे की भावनाओं को समझें, दूसरे के विचारों को समझें, दूसरे की मनोदशा को हम समझ लें, वो इंटरपर्सनल होता है। और ये इंट्रापर्सनल, इंट्रा में आप खुद को पहचानते हो, इंटर में आप दूसरे को पहचानते हो। भाषाई बुद्धि, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति का भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे से होता है, भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, भाषा पर बहुत गजब पकड़ होती है। जैसे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, किस तरीके से वो शब्दों से खेल जाते हैं और कैसे शब्दों को
रखते हैं हमारे सामने, है ना, बहुत अच्छी उनकी भाषा है। तो जिनके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जैसे लेखक हो गए और नेता जो होते हैं वो लोग भी समझ जाते हैं, उनके अंदर भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, सामने ऑडियंस को देख करके अपनी भाषा बदल लेते हैं, ठीक है। और जो कहानी या कविता कहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ये बहुत अच्छी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि टीचर्स का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और पक्षपात कम करने में हेल्प करेगा। एक टीचर है वो चाहता है कि क्लास में क्या हो, बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, लड़के, जिसका मतलब क्या होता है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, और जैसे कुर्सी में जो उठानी है तो लड़कों का काम है, झाड़ू लगाना है तो लड़कियां करेंगी, इस तरीके से ये चीज़ कम कैसे हो। टीचर इस चीज़ को कम करना चाह रहा है, पक्षपात को कम करना चाह रहा है। क्या करना चाहिए, कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी में उठाने को कहना, नहीं, ये तो फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाएगा ना सर, कम थोड़ी करेगा। इससे तो यही मैसेज आएगा कि लड़के मजबूत हैं वही कुर्सियां उठाएंगे, लड़कियां कोमल नाजुक कमजोर होती हैं वो कुर्सियां नहीं उठा सकती। इससे क्या होगा, इससे पक्षपात बढ़ेगा कि आप सिर्फ लड़कों को कुर्सी उठाने के लिए कह रहे हो, लड़कियों को नहीं। ये घटाएगा थोड़ी ना, ये बढ़ाएगा। हमको तो कम करना है, इसलिए ये हटा दो भैया, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। खेल के लिए गुड़िया और घर केवल लड़कियों को देना, इससे भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ेगा कि गुड़िया से लड़कियां खेलेंगी, तमंचे से, कार से, इनसे लड़के खेलेंगे। ये कहाँ की बात हुई। जो घर है यानी कि वो आर्टिफिशियल जो खेलने के लिए आते हैं, वो घर आप लड़कियों को दे रहे हो खेलने के लिए। क्यों लड़के क्यों नहीं घर से खेल सकते? लड़के घर में नहीं रहते, लड़के जंगल में रहते हैं, घर में ही तो रहते हैं, लड़के भी तो उसी से खेल सकते हैं, ठीक है। इससे भी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा ही मिलेगा, कम नहीं होगा। देखभाल करने के लिए व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, ये भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाएगा कि भाई देखभाल का काम है ना, जैसे घर का काम, बच्चों की देखरेख हो गई, या डॉक्टर में अगर बात करें नर्स की, है ना, तो ये सब देखभाल वाले जो काम है सिर्फ लड़कियों के हिस्से में आएंगे। क्यों आदमी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाएगा। सभी जेंडर में स्वायत्तता और समानुभूति के गुण विकसित करना, इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी, पक्षपात कम होगा। कैसे? हमने कहा सभी जेंडर में, चाहे कोई मेल हो फीमेल हो, है ना, सब में क्या होना चाहिए, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, मतलब हर बच्चा अपने डिसीजन खुद ले सके कि मैं ये काम करूंगा और मैं इस काम को कर सकता हूं। मैं लड़के कहेंगे हम गुड़िया से खेल सकते हैं, लड़कियां कहेंगे हम तमंचे से खेल सकते हैं, कार से खेल सकते हैं, है ना। समानुभूति का मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझ सकना, है ना, और खुद को उसकी जगह पे रख करके सोचना। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में टीचर ने कह दिया आज कुर्सियां कौन उठाएगा, लड़कियां भी हाथ उठा रही हैं और लड़के भी हाथ उठा रहे हैं, यानी टीचर दोनों को एक साथ काम देता है, ठीक है सब लोग कुर्सियां उठाओ। इससे क्या होगा, लड़कियों में एक स्वायत्तता आएगी। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कुर्सियां उठाकर रख सकती हूँ, लड़के रख रहे हैं मैं भी रख सकती हूँ, ठीक है। और लड़कों में क्या आएगा, लड़कों में समानुभूति आएगी, यानी कि सब समान है, लड़के लड़कियां सब समान हैं। तो हमें ये चीज करनी है, जेंडर में स्वायत्तता और समानुभूति के गुण विकसित करने हैं, जिससे हम पक्षपात और रूढ़िवादिता को कम कर पाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुगम बनाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है, यानी कि कौन है जो भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट मानता है। क्या व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये मानता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये मानता है, या फिर साइकोडायनामिक ये मानता है। प्यारे दोस्तों, भाषा को इंपॉर्टेंट किसने माना है संज्ञान में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? हमारे वाइगोत्स्की ने। किसने माना है? हमारे वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एज अ टूल माना गया है, उपकरण माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। अच्छा, जो व्यवहारवादी हैं, अगर इनकी बात करें तो ये तो लैंग्वेज को कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ नकल करने से आ जाती है, प्रैक्टिस करने से आ जाती है। ये कुछ खास नहीं मानते कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होती है, नहीं होती। बस ये व्यवहारवादी कहते हैं कि भाषा केवल अनुकरण से, इमिटेशन से और प्रैक्टिस का ही एक परिणाम है, ठीक है।
इसलिए गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो भाषा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और मनोगतशील की यहाँ पे कोई, ये तो सिर्फ हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ खास है नहीं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। किसको करना है समायोजित करने के लिए, किसको, विविधता को, यानी कि डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी है क्लास में, कक्षा में डाइवर्सिटी है, तो समायोजित करने के लिए कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं होगी। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, क्या ये समायोजित करने के लिए अच्छी रणनीति नहीं है? है, बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि टीचर ये समझे कि हर बालक किस समाज से, किस परिवार से, किस बैकग्राउंड से आया है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसकी भाषा क्या है, परंपराएं क्या है, बच्चे का सोचने का तरीका कैसा है, उसके परिवार का माहौल कैसा है ना, उसके रीति रिवाज कैसे हैं, उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें टीचर को समझनी चाहिए। ये एक प्रभावी रणनीति, जब टीचर इन चीज़ों को समझ लेगा, उसकी भाषा, परंपरा, सोचने का तरीका, उसके हिसाब से टीचिंग करेगा, अच्छी चीज़ है ये, है ना। हमें ढूंढना है कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं है, ये तो प्रभावी है। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र अपनाना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। एडॉप्टिंग पेडागोजी एज पर द स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी कि जो बच्चा जिस बैकग्राउंड से आया है उसके हिसाब से, यानी कि बालकों की ज़रूरत, भाषा और उनकी समझ का स्तर क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसके हिसाब से आप टीचिंग मेथड अपनाओ, बच्चे के हिसाब से अपनाओ। आपका शिक्षण जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से अपना टीचिंग मेथड आपको अपनाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करो जो सभी बच्चों को अच्छे लगें, सभी के समझ में आए, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए अगर हम क्लास में कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक ले लिया परिश्रम का, ठीक है, परिश्रम। अब ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण लेने चाहिए। हमें ऐसे उदाहरण नहीं लेने चाहिए जो सिर्फ शहर को या जो बड़ी बड़ी जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको ही उनके बारे में उदाहरण हो। उदाहरण कैसे होने चाहिए, गांव से भी जुड़े हों, शहर से भी जुड़े हों। परिश्रम में हम मजदूर की भी बात कर सकते हैं, हम किसान की बात कर सकते हैं, हम टीचर की बात कर सकते हैं, हम डॉक्टर की बात कर सकते हैं, इंजीनियर की बात कर सकते हैं। ये सब परिश्रम ही तो करते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से सबके उदाहरण ले सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है कि हमें विविध उदाहरण प्रदान करने चाहिए जो सभी विद्यार्थी समझ सकें। जो गांव से आए हैं वो किसान के तौर पर समझेंगे, मजदूर के तौर पर समझेंगे, शहर से आए हैं वो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ है। निर्देशकों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, ये रणनीति नहीं है। हम क्या करेंगे, हम निर्देशकों के मानक का सेट उपयोग, यानी कि ये इससे क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि टीचर सभी बच्चों के लिए एक जैसा तरीका अपनाए, एक जैसा नियम अपनाए, सबको एक ही निर्देश दे कि सब ये काम करो, नहीं ना। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखिए, विविधता को ध्यान में रखिए। हर बच्चे की भाषा, संस्कृति, समाज, उसका परिवार, उसकी सामाजिक स्थिति, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और आप कह रहे हैं कि निर्देशकों के मानक सेट उपयोग कर देंगे, यानी कि आप किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे, बस एक ही तरीका सबके लिए अपना देंगे, एक निर्देश सबको दे देंगे, गलत बात है। बच्चों के बैकग्राउंड को हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसको विविध तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये प्रभावी रणनीति नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब क्या होता है सर, अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब जब बालक केवल रट्टाफिकेशन के माध्यम से नहीं बल्कि समझ करके नए ज्ञान को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके उसको लागू करके अप्लाई करके सीखता है। ऐसी लर्निंग के लिए आकलन भी तो वैसा ही होना चाहिए जो लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। यानी कि कैसा, मानकीकृत होना चाहिए? नहीं, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। मानकीकृत तो फिर सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, है ना। ये बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखता ना, इसलिए हटा दो।
व्यापक होना चाहिए। व्यापक अच्छी चीज है। व्यापक शब्द का मतलब कि बच्चे के किसी एक पहलू का आकलन नहीं करता, बल्कि बच्चे का ज्ञान, उसकी स्किल्स, उसका व्यवहार, उसकी सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी और चीजों को देखने का नजरिया, हर तरीके से मूल्यांकन करता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अर्थपूर्ण अधिगम की। व्यापक आकलन अच्छा तो है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका रचनात्मक आकलन ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह जो है टीचिंग के दौरान जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तब भी ये आकलन होता है। टीचर ये देखता है कि जो हमने पढ़ाया वो बालक के समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया, यानी कि तुरंत आकलन किया जाता है। टीचर चैप्टर को पढ़ा रहा है उस समय ही आकलन होता है, इसलिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें तुरंत हैंड टू हैंड बच्चे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। आप सवाल लगवा रहे हैं, तुरंत बच्चे का आकलन किया आपने, बच्चे के समझ में नहीं आया, आपने दूसरा तरीका अपनाया, उसको समझाया, दूसरा तरीका अपनाया, समझाया। ठीक है, रचनात्मक ज़्यादा बेस्ट है। गुणात्मक आकलन होना चाहिए। गुणात्मक अच्छा है, ठीक है, क्वालिटेटिव है। गुणात्मक मतलब यानी यहाँ ध्यान जो है वो बालक की क्वालिटीज़, उसके गुणों, उसके व्यवहार, सोचने का तरीका और उसका एटीट्यूड, उस पर यहाँ पे ध्यान होता है। तो गुणात्मक इसका उद्देश्य है बच्चे को केवल नंबर्स से या परसेंटेज से नहीं देखा जाता, यहाँ पे ये समझना है कि वो कैसे सोचता है, रिस्पॉन्स कैसे देता है, लर्निंग उसकी कैसे हो रही है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए रचनात्मक आकलन ही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भाई क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा जो कि सबको गले लगाती है। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। ऐसा विद्यालय में ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ जो कि बाधा मुक्त हो, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हर बालक अपने आप को क्या हो, अपने आप को वहाँ पे जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। बाधा मुक्त जैसे अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसके लिए ऐसा ना हो कि उसको 4 सीढ़ियाँ चढ़ कर के जानी हो, या फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास हो, ऐसी बाधाएं उसके लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। और सीखने के लिए टीचिंग मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, कॉपी किताबें होना चाहिए, है ना, और जो भी मटेरियल है, चार्ट पेपर वगैरह है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर सुनने में दिक्कत है बच्चे को तो ऑडियो की विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, या हीयरिंग इम्पेयरमेंट की सुविधा होनी चाहिए। देखने में दिक्कत है तो बच्चों को उसके लिए चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण ये हम कभी नहीं करेंगे, हम बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे। बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामकरण करना, ये कौन सी बात हुई कि आपने बच्चों को पहचान लिया, ये कमज़ोर है तो तुम उसको कमज़ोर कह करके बुला रहे हो, गधे कह करके बुला रहे हो, है ना, मंदबुद्धि कह करके बुला रहे हो। ये इस तरीके से हम बच्चों का नामकरण नहीं करेंगे। पाठ्यक्रमी अनुभवों और शिक्षण रणनीतियों में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो, आपके करिकुलर एक्सपीरियंस यानी कि आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो बालक जैसा है उसके हिसाब से उसको पढ़ाइए, है ना। तो आपकी टीचिंग मेथड में भी लचीलापन होना चाहिए। एक तरीके से नहीं समझ रहा है, दूसरा अपनाओ, दूसरे से नहीं समझ रहा है, तीसरा अपनाओ, इस तरीके से। ये राइट है और ये राइट है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ राइट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे विविध समूह का मतलब क्या है? एक ऐसी कक्षा जहाँ सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी हो सकती है, कल्चर डाइवर्सिटी हो सकती है, सामाजिक आर्थिक डाइवर्सिटी हो सकती है, लर्निंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे डिबेट्स और डिस्कशन के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बच्चे बेहतर सीखते हैं। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक टीचर को देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस का मैं शिकार हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा हूं, या किसी एक पक्ष की तरफ मैं ज़्यादा झुका हूं, लड़कियों की ज़्यादा बात करता हूं, या जो बच्चे अच्छे घराने से हैं, अमीर घर से हैं, उनकी ज़्यादा बात करता हूँ, उन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, गरीब बच्चों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर। ये चीज़ टीचर को अपने अंदर झांक के देखनी चाहिए।
एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है, विविध समूह, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, है ना। तो आप एक समान पाठ्यक्रम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कोई बच्चा तेज सीखने वाला है, कोई धीमा सीखने वाला है, कोई एवरेज है, कोई प्रतिभाशाली है, उसके हिसाब से आप पाठ्यक्रम अपनाओ, है ना। तो और भाई समावेशी कक्षा में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है, उसके हिसाब से आपको पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, मूल्यांकन भी उसी तरीके से करना चाहिए। ये चीज हम नहीं अपना सकते। व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शिक्षण रणनीति के रूप में अपनाना है तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत, लेकिन ये तब सही होता जब टीचर यहाँ पे कक्षा में पढ़ा रहा होता। जब यहाँ पे टीचर कक्षा में होता तब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर जो है बच्चों से बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करते समय वो जो है लेक्चर मेथड को अपना सकता है। बाकी लेक्चर मेथड ठीक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूज कर रहे हैं आप लेक्चर मेथड, ये ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे टीचर जो है वो क्लास में नहीं है, सिर्फ बच्चों से बातचीत कर रहा है, तो वहां पे हम लेक्चर मेथड अपना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया मतलब जो बच्चा जो है जिसको पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है ना। ऐसे बच्चे वाज को शाह पढ़ देते हैं, वाज को शाह पढ़ देते हैं, गॉड को डॉग पढ़ देते हैं, और पी को क्यू पढ़ देते हैं, क्यू को पी पढ़, ऐसे इनके बीच डिफरेंस नहीं कर पाते, और स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग्स छोड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेलिंग लिख देते हैं, ये सारी दिक्कत होती है इनको। तो डिसलेक्सिया से जूझ रहे या जुड़े रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए, जो बच्चे डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं उनका जो लर्निंग है वो बेहतर हो पाए, टीचर को बुक्स के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जरूर केवल बुक्स पर ही फोकस ना करो, और भी चीज़ें बच्चों के लिए आप अपनाओ। ठीक है, उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए, यानी कि ऐसे, ये कथन बिल्कुल सही है, ऐसे बच्चे सिर्फ बुक्स से नहीं सीख पाते, उन्हें जैसे कि कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के संसाधन, मतलब उनके लिए चार्ट पेपर हो गई, चित्र हो गए, है ना, जो चीज़ आप समझा रहे हैं उसकी इमेज बच्चों के सामने ला करके रखो, ऑडियो वीडियो की सुविधा होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ कराओ, है ना, और लैब में ले जाओ। तो ऐसी सब एक्टिविटीज़ आपको अलग अलग प्रकार की करनी चाहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देना जरूरी होता है, ताकि वो अपने जो विचार हैं उनको पूरी तरीके से रख पाएँ। वेरी गुड बात। डिसलेक्सिया की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जी बिल्कुल, जिनको डिसलेक्सिया है उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, अक्षरों को पहचानने में दिक्कत होती है, शब्दों को जोड़ने में, और एक पढ़ने की जो एक फ्लुएंसी होती है, एक स्पीड होती है, उसको वो नहीं बनाए रख पाते हैं, और यही कारण है कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी देने की ज़रूरत रहती है। दोनों सही हैं, और एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि पढ़ने में कठिनाई ही तो मेन रीज़न है जिसकी वजह से टीचर को अलग अलग प्रकार के संसाधन और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। इसलिए आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। भाई 1 नंबर पक्का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है कौन सा उदाहरण सहायक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की हेल्प करेगा? कौन सी चीज़ है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की यहाँ पे हेल्प करेगा? हेडफोन हेल्प तो करेगा, आगे देखते हैं। अच्छा, चित्र आधारित वर्कशीट नहीं, जिसको दिख नहीं रहा है उसके लिए पिक्चर बेस्ड वर्कशीट किसी काम की नहीं है। पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है कि ब्रेल सिस्टम जो होता है वो विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही होता है, जिनको देखने में दिक्कत है, उन्हीं के लिए ब्रेल सिस्टम बनाया गया है। इसमें जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, यानी रेज्ड डॉट्स होते हैं, जिनको लिखा जाता है, जिन्हें टच करके बच्चा पढ़ता है और सीखता है। ठीक है, ये सहायक तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। श्रवण में मदद करने का उपकरण, ये उनके लिए होता है जिन बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो उनके लिए हियरिंग एड, जैसे वो कान में जो हेडफोन वो मशीन लगाई जाती है ताकि इनको बेहतर सुनाई पड़े, तो उनका यहाँ पे कोई काम है नहीं, क्योंकि इनको सुनाई तो अच्छा दे रहा है, बस देखने में दिक्कत है, तो उसके लिए हम ब्रेल सिस्टम का यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत बड़े क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से पक्का कीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्रिएटिविटी के विशिष्ट संकेत कौन कौन से हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है कौन से गुण या लक्षण ऐसे हैं जो किसी बालक की क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। देखिए, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, वेरी गुड, ये क्रिएटिविटी की पहली पहचान है। क्रिएटिव बच्चा जो है वो हमेशा उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है और सीखने के लिए बहुत तैयार तत्पर रहता है, हमेशा नए क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे थॉट्स उसके अंदर बहुत आते हैं। और कहा जाता है जिज्ञासा ही नई खोज की शुरुआत होती है। तो जिज्ञासा जो है क्रिएटिविटी की पहला स्टेप है। वेरी गुड, ये तो ठीक है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम समाज से इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्र हो, देश से स्वतंत्र हो या तुम्हें को रोक नहीं सकता, नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो क्रिएटिव बालक है वो अपनी सोच में स्वतंत्र होता है, दूसरों की नकल नहीं करता बल्कि खुद के थॉट्स पर भरोसा करता है, अपने विचारों पर भरोसा करता है, ठीक है। और अनुकूलनशीलता, ये भी क्रिएटिव बालक की विशेषता है जिसको हम एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। क्रिएटिव बालक जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेता है, अनुकूल हो जाता है, परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है ना। वो नई सिचुएशंस में नए तरीके से चीज़ों को अपनाने में सक्षम होता है। उच्च स्तर की एकाग्रता, वेरी गुड, यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। यानी कि देखिए, जब भी बच्चा कुछ नया क्रिएट करेगा, कुछ नई खोज करेगा, तो उसके अंदर डूब जाना बेहतर होता है। जब तक वो अपने विचारों की गहराई में डूबेगा नहीं, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तब तक नई चीज़ों की खोज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन भी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। बार बार अभ्यास की आवश्यकता क्रिएटिव बच्चे को नहीं होती है। जो चीज़ें एक बार समझ लेते हैं वो लंबे समय तक इनको वैसे ही माइंड में फिट हो जाती है। ये तो रट्टाफिकेशन पर जोर देता है, इसलिए इसको हटा दो। बाकी सारे ऑप्शन क्रिएटिव बच्चे की पहचान है। पांचवा हटा दो, 1 2 3 4 राइट हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड, मजेदार क्वेश्चन। अगला लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रभावी अधिगम के लिए केवल टीचर्स को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। प्रभावी अधिगम तब कब होता है? प्रभावी अधिगम यानी कि इफेक्टिव लर्निंग, ऐसा शिक्षण जो प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, बच्चों को प्रभावित करे। प्रभावी अधिगम तभी होता है जब बालक एक्टिव होकर के लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, सीखने के लिए खुद एक्टिव होता है। यहाँ पे कह रहा है केवल टीचर से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे नहीं। तो फिर जब क्वेश्चंस टीचर पूछने आए हैं तो आंसर क्या बच्चे ही बच्चे देंगे? नहीं, टीचर और बच्चों के बीच में परस्पर संवाद होगा, विधिवत तरीके से बातचीत होगी। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आंसर करेगा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा, जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड टीचर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे उसका आंसर करेंगे। दोनों मिलकर के ये क्रिया आगे बढ़ाएंगे, अकेले क्वेश्चन टीचर नहीं पूछेगा। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से नहीं, बच्चा, मैंने कहा ना, जहाँ बच्चे के साथ पैसिव आ गया वो चीज़ गलत है। बच्चा कभी पैसिव नहीं होगा, बच्चा एक्टिव होकर के क्या होगा? सुनेगा। श्रवण की प्रक्रिया एक्टिव होकर के करेगा, एक्टिव होकर के सुनेगा। दोनों गलत है भाई, ए और आर दोनों ही गलत हैं हमारे। अगला क्वेश्चन लीजिए। टीचर्स को विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार उचित उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे को जितनी ज़रूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान कीजिए। स्कैफोल्डिंग मतलब एक टेम्पररी हेल्प, कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता। क्वेश्चन बच्चा हल कर रहा है, अटक गया है, उसको थोड़ी हिंट दे दो कि देखो बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको हमने परसों हल करवाया था, वैसे लगेगा ये सवाल, या वो वाला फॉर्मूला लगेगा, या वो वाला इसमें मेथड लगेगा। इस तरीके से थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा हिंट दे दो, फॉर्मूला बता दो, तो ये जरूरी है, ठीक है। वेरी गुड। अधिगम या सीखना एक सहकारी प्रक्रिया है, वाइगोत्स्की यही कहते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा दूसरे के साथ सहयोग करके सीखता है। बालक अकेले नहीं सीखता, बल्कि दूसरे लोगों के साथ, टीचर्स हो गए, फैमिली हो गई और उसके साथीगण हो गए, उनकी हेल्प से सीखता है। यानी अधिगम जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही यहाँ पे पॉइंट हमारे राइट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि लर्निंग जो है वो कोऑपरेटिव होती है, सहयोगात्मक होती है, तभी तो टीचर का यहाँ पे स्कैफोल्डिंग प्रभावी बनेगा, है ना। टीचर स्कैफोल्डिंग देगा, सहायता करेगा, बच्चा सीखेगा, तो ये सहयोगात्मक अधिगम हो गया।
ठीक है। कहा गया है कि सहयोग ही वो आधार है जिसकी वजह से टीचर बच्चे को सही हेल्प कर पाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन अगला प्रश्न लीजिए। टीचर्स को प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में, कक्षा 1 से 5 तक की बात हो चाहे 6 से 8 तक की बात हो, बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? अगर बच्चे असफल हो रहे हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, नंबर कम ला रहे हैं, तो टीचर को किस प्रकार देखना चाहिए? बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब कि बच्चों के अंदर योग्यता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं, नंबर कम ला रहे हैं, तो हम कह देंगे कि बच्चे के अंदर योग्यता नहीं है। ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अपने अंदर झांक के देखेंगे, हमारे अंदर तो योग्यता की कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं है हमें एक ही टीचिंग मेथड सब पर ठोके जा रहे हैं, एक ही टीचिंग टेक्निक सब पर ठोके जा रहे हैं, है ना। तो अपने अंदर भी तो देखो, बच्चे की योग्यता को कम नहीं कहेंगे। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब सिर्फ टीचर के अंदर कमी है, हो सकता है सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो, है ना। आगे देखते हैं। माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं रह जाता कि बच्चा आपका स्कूल में आया है, आप सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चे तो पेरेंट्स तो बेचारे अपना काम करेंगे, ये भी नहीं कहेंगे हम। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंब, ये बात ठीक है, एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एज ए सिस्टम। आपके सिस्टम में समस्या हो सकती है, पूरे विद्यालय के सिस्टम में अगर समस्या है तो उसमें टीचर तो खुद आ जाएगा सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ टीचर को कहना, उससे भी बड़ा है, उससे भी ऊपर है स्कूल। तो स्कूल में दिक्कत हो सकती है कि आपके सिस्टम में ही दिक्कत हो सकता है कि आपका विद्यालय सब पर एक ही तरीके का सिलेबस अपना रहा हो, या जो रिजिड जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, पाठ्यक्रम है, वो सब चीज़ें अपना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में फेल होता है तो टीचर जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टीचर की कमी हो, पूरे सिस्टम की कमी हो सकती है, हम सिस्टम को ही दोष देंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बच्चे को हम कभी भी दोष नहीं देंगे। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है। क्लासरूम में क्या होना चाहिए? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो प्रश्न है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा है, यानी कि जो लेवी गोत्स्की का मेन प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लर्निंग तब प्रभावी होता है जब बालक एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है और सामाजिक रूप से मिलजुल करके सीखता है, तो निष्क्रिय नहीं है। क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा, ठीक है, निष्क्रिय नहीं है। सक्रिय, हाँ बच्चा सक्रिय तो होगा लेकिन व्यक्तिगत नहीं, बच्चा अकेले नहीं सीखता सर, बच्चा सहयोग से सीखता है, ग्रुप में सीखता है। ओके, सक्रिय और सामाजिक है, वेरी गुड। बच्चा एक्टिव होगा और समाज के साथ ग्रुप में सीखेगा, डिस्कशन डिबेट्स के माध्यम से सीखेगा, एक दूसरे का सहयोग करके सीखेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे अपने अनुभव, अपने प्रीवियस नॉलेज से नए नॉलेज को जोड़ करके अपने थॉट्स के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। वो एक दूसरे की हेल्प से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो टीचर होता है ना यहाँ पे, वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं होगा, सामाजिक तो होगा, लेकिन एक की वजह से ऑप्शन हम राइट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नीचे कहता है, क्या कहता है कि डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है। जो प्रॉब्लम है उसके कई टुकड़े कर लिए जाते हैं, ठीक है, और फिर प्रत्येक टुकड़े को हल करने पर ध्यान दिया जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, डायरेक्ट जाओगे नहीं पहुँच पाओगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट लेते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर इन टुकड़ों को, फिर हमारा मेन फोकस इस पे हो जाता है कि पहले ये हल हो जाए, फिर ये हल हो जाए, फिर ये हल हो जाए, फिर ये हल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यह एक आपको लंबा रास्ता तय करना है, 200, 300, 500 किलोमीटर जाना है, तो आप रास्ते में क्या करते जाते हैं, आप रास्ते में ये चौराहा है ना, यहाँ पे आप चाय पीते हुए जाते हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर चलिए, फिर रुक लिए, फिर चलिए, फिर रुक लिए, इस तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो वही है, बड़ी समस्या को हल करने के लिए उसको टुकड़ों में बांट लिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में, इंटरमीडिएट लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये ठीक वही प्रक्रिया है जो हमारी साधन लक्ष्य विश्लेषण यानी मीन्स एंड एनालिसिस में की जाती है। अब समझिए, यहाँ पे कार्यात्मक स्थिरता नहीं है सर, फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है।
फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब ये हो गया कि एक कोई काम है उसको आप पारंपरिक तरीके से करते वर्षों से जैसे हो रहा है वैसे ही कर रहे हो, कोई दूसरा तरीका अपनाने के लिए राजी ही नहीं हो, ये नहीं होगा। कलन विधि क्या होती है? एल्गोरिथम। देखिए ये समस्या हल करने का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ठीक है, जो हर बार सही रिजल्ट भी देता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जाता, इसलिए ये भी हट जाएगा। प्रतिक्रिया समुच्चय का मतलब होता है, रिस्पॉन्स सेट का मतलब क्या होता है? ये तब होता है जब बालक किसी पुराने व्यवहार या पुरानी सोच के पैटर्न में ही फंसा रहता है और नए तरीके में नहीं सोच पाता, नए तरीके से नहीं सोच पाता, वो फिर रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। ये भी नहीं है। क्या है? साधन लक्ष्य विश्लेषण है। साधन लक्ष्य विश्लेषण का मतलब इसमें बड़ी समस्या को छोटे छोटे जो सब गोल्स हैं, सब गोल्स, ठीक है, ये लिखा, सब गोल्स जो होते हैं उनमें बांट लिया जाता है, फिर हर लक्ष्य, हर टुकड़े को एक सीक्वेंस में हल कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आप नींव बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले नींव बनाएंगे, फिर उस नींव पर दीवारें खड़ी करेंगे, फिर इन दीवारों पर छत डालेंगे, छत डालने के बाद फिर आप उसका प्लास्टर करेंगे, फिर उस पर पेंट करेंगे। इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस चलेगा। तो यह है साधन लक्ष्य विश्लेषण। अगला क्वेश्चन कहता है टीचर्स को बच्चों की मानसिक स्थिति और संवेदनात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं सर, हम कभी भी बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उसको समझेंगे। क्या है? उसको समझेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। भाई अगर बच्चा उदास है, तनाव में है, डरा हुआ है तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए टीचर को यहाँ पे क्या होना चाहिए? संवेदनशील रहना चाहिए और बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, ठीक है। उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेदनात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। कौन कहता नहीं होता? भाई गलत बात है ये। देखिए हमारा हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारी लर्निंग पर सीधा सीधा पड़ता है। अगर बच्चा खुश है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, उत्साहित है, जिज्ञासा है उसके अंदर, तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगर बच्चे के अंदर भय है, डर है, तनाव है ना, तो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अधिगम को कैसे सुगम बनाना चाहिए? लर्निंग को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं? अर्थपूर्ण खोज के द्वारा, कंपटीशन को बढ़ा करके, पुरस्कार दे करके, या फिर नेगेटिव इन्फोर्समेंट, जैसे तुमसे ना हो पाएगा, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, इस तरीके से डांट करके नहीं। देखिए, ना तो हम डांट फटकार के डंडे के बल पे हम लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। रोज़ रोज़ हम रिवार्ड कहाँ तक देंगे? कंपटीशन को भी नहीं बढ़ाएंगे, हम अर्थपूर्ण खोज द्वारा, है ना, ये तो सबसे बेहतर है। क्योंकि जब बालक खुद एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखता है, तो वो ज्ञान को गहराई से समझता है। मीनिंगफुल लर्निंग से बालक जो है वो अपने जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ता है। नई इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके उसके बेस पे आगे बढ़ता है। ये जो मेथड है वो एक्टिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, जैसे अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो केवल थ्योरी ना पढ़ाएं। क्या करना चाहिए आपको? आप बच्चे को खुद लैब में ले जाएं, या अगर पौधों के बारे में सिखा रहे हैं तो पौधों को ले जा कर के दिखाएं कि ऐसे इसको मिट्टी में लगाया जाता है, खाद पानी दी जाती है, ऐसे बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अर्थपूर्ण खोज द्वारा लर्निंग होनी चाहिए। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता, अपने बारे में जागरूकता होनी चाहिए और समझ किस प्रक्रिया में शामिल है। जो बच्चे मेरी कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। सिर्फ स्वयं के ज्ञाता से ही उन्होंने समझ लिया होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेटाकॉग्निशन, एसिमिलेशन, समावेशन या अनुबंधन, क्या होगा भाई इसका आंसर? बताइए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। स्वयं का ज्ञाता मतलब अपने बारे में सोचना, स्वयं का ज्ञाता होना, ठीक है। खुद को समझना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं क्या समझ सकता हूँ। औकात का मतलब यहाँ पे कि मुझे कितना नॉलेज है, मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना कैसे सीख सकता हूँ,
और कौन सी रणनीति मुझे सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वो है अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये वो मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें बालक ये समझता है कि वो क्या जानता है, कैसे सीखता है, कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, यानी कि सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसमें बालक अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको पहचानता है, कंट्रोल करता है। वो समझता है कि उसे क्या आता है, क्या नहीं आता है। अगर एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके बारे में सोचता है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए मैं कितना प्रिपेयर हूँ, मेरे अंदर कहाँ कमी है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है उसको ज़्यादा ध्यान देना है, और किस मेथड से मैं इसको जल्दी कवर कर पाऊँगा। अपने अंदर झांक के देखता है बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अधिसंज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, टीचर्स को मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर्स को क्या मान्यता रखनी चाहिए भाई? टीचर्स को मान्यता रखनी चाहिए कि ज्ञान की जो योग्यता है वो स्थिर है। जो योग्यता बच्चे के अंदर उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत बात, स्थिर नहीं है, वर्धनीय है, इम्प्रूवेबल है। वर्धनीय है यानी कि इम्प्रूवेबल है। हमारी जो योग्यता है वो इम्प्रूवेबल है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लर्न करके, एफर्ट करके, प्रैक्टिस करके, है ना, हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेहनत करके, एफर्ट, प्रयास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। हमें और विद्यार्थियों को क्या तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुखी या प्रदर्शन उन्मुखी? मास्टरी ओरिएंटेड गोल देना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। मास्टरी का मतलब आप विषय में महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो। सीडीपी इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि 30 में 30 आ जाए, बल्कि इसलिए पढ़ रहे हो मेरा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं हर शब्द को समझ पाऊँ, हर कॉन्सेप्ट को समझ पाऊँ, हर टॉपिक को विधिवत तरीके से समझ पाऊँ। जब हर टॉपिक को विधिवत तरीके से समझ जाओगे तो 30 में 30 आ जाएंगे। केवल 30 में 30 लाने के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है 30 में 22 ही आए। ठीक है, तो बच्चे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं देना है, बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड गोल देना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आज के आपके कितने प्रश्न आपने सही कर लिए। ठीक है, चलिए, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, क्वेश्चन कहता है यानी सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार की प्रेरणा, कैसा मोटिवेशन प्रभावी होता है? बाहरी मोटिवेशन प्रभावी होता है या आंतरिक? बाहरी वो जो हमें बाहर से पुश करे, बाहर से मोटिवेट करे। आंतरिक वो जो हमारी इच्छा कहे, हमारा मन कहे, हम खुद काम को करने के लिए जिज्ञासु हों। क्या इंपॉर्टेंट है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होता है कि मुझे कल डंडे ना पड़े, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद करने हैं। वैसे वो किताब खोल के नहीं देखता, लेकिन कल सर ने कह दिया 4 डंडे मारूंगा, याद नहीं हुए तो, इसलिए डर से पढ़ रहा है। ये गलत बात है कि आप सिर्फ बाहरी मोटिवेशन से पढ़ रहे हो। ये क्या है? ये बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होती। जी हाँ, बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। सीखना तब प्रभावी होता है, तब इफेक्टिव होता है जब हमारे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक मतलब जब बालक खुद लर्निंग में इंटरेस्ट रखता है, सीखने में रुचि रखता है, उसको कोई कहे ना कहे वो किताब उठाकर पढ़ने लग जाएगा। उसका मन है, उसकी इच्छा है चीज़ों को जानने की, समझने की, टॉपिक को पूरा समझने की, क्योंकि उसको सीखने में आनंद आता है, मज़ा आता है। वो मैथ्स के सवाल इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको मैथ्स में बड़ा आनंद आता है ना। सीडीपी इसलिए पढ़ रहा है, साइकोलॉजी इसलिए पढ़ रहा है, उसको मज़ा आता है ना, चीज़ों को समझने में कि कैसे एक बच्चा काम करता है ऐसे। और जिसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो बालक क्वेश्चंस पूछता है, एक्सप्लोर करता है, लर्निंग में बहुत एक्टिव होता है, और ये मीनिंगफुल लर्निंग का आधार होता है। ठीक है, जब कोई बालक नंबर्स पाने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ता है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। सीखना, ये बात बिल्कुल ठीक है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हो। नहीं, बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होना है। प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। कौन कहता है कि सीखने में प्रेरणा की भूमिका नहीं होती? प्रेरणा ना हो तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मोटिवेशन, हम कभी कभी पढ़ते थक जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? मोटिवेशन कोट्स हम लिख करके रखते हैं, है ना, और मोटिवेशन वीडियोस देख लेते हैं तो हमारे अंदर फिर से एक आग उठ जाती है, ज्वाला भड़क जाती है और हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। मोटिवेशन जरूरी है सर। ऑप्शन बी इज द राइट वन।
तो प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो हम स्टाम्प पेपर पे लिखित दे सकते हैं कि आपका सीटेट बहुत अच्छे से क्रैक होगा। 30/30 आप सीडीपी में तो लाएंगे ही लाएंगे। सीडीपी के क्वेश्चंस आपको आगे भी हेल्प करते हैं सब्जेक्ट्स में, आप 120+ लेकर के आओगे। यदि आपका सीटेट में एसएसटी है, ठीक है, यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी के आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो कि पेड होते हैं। आपको बहुत मामूली सी फीस पे करनी है और आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, उन नोट्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। 60 क्वेश्चंस में से आपके 50 से 55 क्वेश्चन नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो ये नोट्स लेकर के हमारे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।